Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 6 and the name of the chapter is New Ideas and Question. So in this chapter, in the last lecture we have discussed about two different important points. First of all, we have discussed about Buddhism and we have discussed about the Upanishad. I hope you understood very well about all the points related to our previous video lecture. And in the today's lecture, we are going to start with the new topic and it is Jainism. So let's get start the topic. So first of all, let's move to practice question 12.1. So question is fill in the blank spaces with information about Vardhaman Mahavir and his teachings. So first question, why did farmers find it difficult to follow his teachings? Answer is the farmers had to kill insects to protect their crops, which was against the rules of ahimsa. जैनिज्म की बात करें, जैनिज्म का मेन दो कैरेक्टरिस्टिक्स थे. देर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जैनिज्म. फर्स्ट ट्रूथ एंड सेकंड अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. सो फार्मर्स जैनिज्म फॉलो करना चाहते थे, बट अगर हमें जैनिज्म को कम्प्लीटली फॉलो करना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. सो फार्मर्स हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. अगर क्रॉप का प्रोटेक्शन करना है तो हमें इंसेक्ट्स को मारना ही होगा, फार्मर्स को इंसेक्ट को मारना ही होगा. एंड विच वॉज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ अहिंसा. बट ये एक अहिंसा के खिलाफ है. मीन्स इसमें हमें वायलेंस करना पड़ेगा. इंसेक्ट को मारना इट इज द वायलेंस. सो फार्मर्स को ये मेनली प्रॉब्लम होती थी जैनिज्म को फॉलो करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड महावीर डू अटेन एनलाइटमेंट. महावीर स्वामी जिसने एनलाइटमेंट अटेन किया, इसमें उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई. सो महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू द फॉरेस्ट एंड ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ फॉर 12 years. फर्स्ट ऑफ ऑल महावीर क्या थे, प्रिंस थे, बट उसने अपना घर छोड़ दिया. ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट पे चले गए. एंड ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. एंड धीरे धीरे उसने हार्ड एंड लोनली, काफी अकेले थे, ये कंटिन्यूसली 12 years तक चला कि वो अकेले एक फॉरेस्ट में एक ट्री के नीचे अपना काम कर रहे हैं. मीन्स वो अकेले ही अपनी तपश्चर्या कर रहे हैं एनलाइटमेंट अटेन करने के लिए. Then let's move to next point. How were his teachings passed on until around 1500 years ago? So answer is they were passed on orally. Means महावीर स्वामी है, ये अपनी टीचिंग को ओरली पास करते थे. मीन्स वो अपने जो स्टूडेंट्स है उसको ओरली समझाते थे कि जैनिज्म क्या है. मीन्स दे वर पास्ड ऑन orally. Next question. According to him, how can people attain enlightenment? Means महावीर स्वामी ने क्या बताए थे, क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन थे, क्या ऐसे स्टेप्स थे जिससे हम भी एनलाइटमेंट को अटेन कर सकते हैं. सो आंसर, गिविंग अप एवरीथिंग एंड लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना सब कुछ छोड़ देना है, जैसे कि महावीर स्वामी ने भी अपना घर छोड़ दिया था. सो गिविंग अप एवरीथिंग एंड लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ. और हमें एकदम सिंपल लाइफ जीनी है. कोई भी मीन्स एकदम सिंपल लाइफ, हमें कोई एक्स्ट्रा लग्जरियस लाइफ जीने की जरूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट, फॉलोइंग अहिंसा, हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना होगा. थर्ड पॉइंट, बीइंग ऑनेस्ट एंड नॉट स्टीलिंग, हमें अपने काम में ऑनेस्ट रहना है और स्टीलिंग मीन्स चोरी ऐसे कोई काम नहीं करने हैं. एंड फोर्थ पॉइंट, ऑब्जर्विंग कैलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य. कैलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य को हमें
फॉलो करना होगा। सो दिस 4 पॉइंट्स अगर हम ये करेंगे तो हमें एनलाइटमेंट मिल जाएगी। मीन्स दिस 4 पॉइंट्स पीपल हैव टू डू फॉर अटेन एनलाइटमेंट। हमें एनलाइटमेंट अटेन करने के लिए ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। वंस अगेन आई रिपीट, गिविंग अप एवरीथिंग एंड लीडिंग अ वेरी सिंपल लाइफ। सेकेंड पॉइंट, फॉलोइंग अहिंसा। थर्ड पॉइंट, being honest and not stealing, and fourth point, observing celibacy. The next question, when and where were his teachings first written down? Means महावीर स्वामी ने जो भी कुछ समझाया उसको फर्स्ट टाइम कहाँ पर राइट किया। मीन्स जैनिज्म के जो लिटरेचर है वो कहाँ पर फर्स्ट टाइम रिटन फॉर्म में देखने को मिलते हैं। Answer, his teachings were first written down 1500 years ago at place called Valbi in Gujarat. वल्बी में फर्स्ट जैन काउंसिल होती है और यहाँ पर जैनिज्म के सभी जो बुक्स है, सभी लिटरेचर है, इसको फर्स्ट टाइम लिखा गया। सो यू मस्ट रिमेंबर, हिज टीचिंग्स वर फर्स्ट रिटन डाउन 1500 years ago at a place called Valbi in Gujarat. Then let's move to practice question 12.2. So question is, which idea of Jainism do you think if followed today would change our society the most? Means जैनिज्म के कौन से ऐसे आइडिया है अगर हम इसको आज फॉलो करते हैं तो ये हमारी सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे। आंसर, आई थिंक द आइडिया ऑफ अहिंसा इफ फॉलोड टुडे वुड चेंज आवर सोसाइटी द मोस्ट। आइडिया ऑफ अहिंसा, आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो आज भी हमारी सोसाइटी में कई सारे चेंजेस आ सकते हैं। Then let's move to practice question 13.1. So as Buddhism and Jainism gained properly popularity, Brahmins developed a system of ashrams or stages of life which was to be followed by Brahmin, Kshatriya and Vaishya men only. Fill in the blanks boxes with what people were expected to do in each of these ashrams. बुद्धिज्म, जैनिज्म जिसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई, धीरे धीरे ब्राह्मिन्स की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है। तो ब्राह्मिन्स ने ऐसा क्या किया जिससे ब्राह्मिन्स अगेन पॉपुलर होने लगे? सो ब्राह्मिन्स डेवलप्ड a system of ashrams or stages of life which was to be followed by Brahmin, Kshatriya and Vaishya men. मीन्स ब्राह्मिन्स ने 4 स्टेजेस, 4 आश्रम सजेस्ट किए हैं और ये जनरली फॉलो होते हैं इन द ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य वर्ण। सो अब हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो बॉक्सेस है इसको फिल करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 4 आश्रम्स दैट डिनोटेड बाय द ब्राह्मण्स, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मचर्य मीन्स चाइल्डहुड। सो लीड सिंपल लाइफ्स एंड स्टडी द वेदास। ब्रह्मचर्य में क्या करना है? जनरली ये एज होती है 1 to 25 ईयर्स की। सो लीड सिंपल लाइफ, काफी सिंपल लाइफ जीनी है। और वेदा, जो वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, इसको हमें स्टडी करना है। सेकेंड है गृहस्थ मीन्स एडल्टहुड। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ गृहस्थ इट इज बिटवीन 26 to 50 एंड इन गृहस्थ मैरी एंड लाइव एज अ हाउस होल्डर्स। गृहस्थ आश्रम में हमें क्या करना है? हमें मैरिज करने होंगे और काफी एक सिंपल लाइफ, ऐसे जैसे कि हाउस होल्डर्स जैसे जीते हैं ऐसी हमें लाइफ को स्पेंड करना होगा। थर्ड पॉइंट, संन्यास मीन्स ओल्ड एज। ओल्ड एज मीन्स गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी। इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 76 to 100 ईयर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वानप्रस्थ मीन्स मिडल एज, लिव इन फॉरेस्ट एंड मेडिएट मीन्स इसका टाइम ड्यूरेशन है 51 से लेकर 75।
सो दिस इज द स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये हमारी सबकी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में हमें क्या करना है, काफी सिंपल लाइफ स्पेंड करनी है और वेदास की स्टडी करनी है। लीड सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेदास। नेक्स्ट गृहस्थ मीन्स adulthood. Marry and live as a householders. Third stage vanaprastha means middle age, live in the forest and meditate. And fourth stage sannyas, old age, give up everything and become sannyasi. So ये four stages of life you must remember. Then let's move to next topic, and it is sanghas and monasteries. So the ideas of Jainism, Buddhism and the Upanishads gained more and more followers. As they spread, they also formed different associations. Today we can still see these associations but in different forms. Idea of Jainism, Buddhism and Upanishad. This is the period of later Vedic age, like 1000 BC to 500 BC. यहाँ पर जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड उपनिषद के आइडिया काफी पॉपुलर हुए और इसके फॉलोअर्स भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एंड धीरे धीरे ये सभी फॉलोअर्स ने डिफरेंट एसोसिएशंस का भी फॉर्म किया। ये आज भी हमें देखने को मिलते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल संघास। सो जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स लेफ्ट देयर होम्स एंड लिव्ड टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड संघास। संघ में क्या है, जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क अपने घर को छोड़ के साथ रहते हैं इन द ग्रुप इन द संघा। मीन्स घर को छोड़ के एक एसोसिएशन में रहने का स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं संघा और गुजराती में कहे तो संघ। दे लेड सिंपल लाइफ एंड मेडिटेटेड एंड बेग्ड फॉर फूड। काफी सिंपल लाइफ होती है, मेडिएशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और बेगिंग एक्टिविटी होती है फॉर द कलेक्शन ऑफ food. Next point, meetings were held to settle any quarrels within the sangha. अगर संघ में जो बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स है, अगर इसके बीच में कोई प्रॉब्लम्स होगी, कोई फाइट होगी, कोई क्वेरल्स हो गए, तो उसके सेटलमेंट के लिए मीन्स उसको सॉल्व करने के लिए भी संघा में रेगुलरली मीटिंग होती है, जिससे क्या होगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन भी आएगा। Then next है monasteries, also called vihars. These monks would travel from place to place through the year and supporters built temporary shelters for them. बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जैन मॉन्क्स ये सभी ट्रैवल करते हैं प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर और इसके लिए टेम्पररी शेल्टर्स भी बनाया जाता है। तो दिस इज नोन एज मोनेस्टरीज और विहार्स। लाइक द मॉन्क वुड ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू द ईयर एंड सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स फॉर द रेस्ट करने के लिए टेम्पररी शेल्टर्स भी बनाए जाते हैं। Soon they built more permanent shelters और monasteries called vihar. बट धीरे धीरे परमानेंट शेल्टर्स बनने लगे, मोनेस्टरीज बनने लगी, जिसको हम बोलते हैं विहार्स। देन पीपल केम एंड स्टिल कम टू विहार टू लर्न फ्रॉम देयर मॉन्क्स। और यहाँ पर मॉन्क्स स्टेबल हो गए, अब कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रहा, बट ये विहार्स में पर्टिकुलरली जो मॉन्क्स है ये स्टेबल हो गए और अब जो पीपल है ये सभी ये मॉन्क्स को मिलने आते हैं और उससे लर्न करते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेस्टरीज। Then let's move to practice question 13.2. So imagine you are a part of Buddhist Sangha. Describe a day in your life in about 4 to 5 sentences. मीन्स इमेजिन करो कि आप एक बुद्धिस्ट संघ के मेंबर हो, तो आपको अपनी पूरी लाइफ के बारे में लिखना होगा कि आप संघ में क्या करते हो। सो इफ आई वर अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघ, आई वुड मेडिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम।
I would go to cities and villages to beg for food, and I would teach others and help other monks. I would conduct meetings and listen to all arguments and settle the disagreements peacefully. So this is the life in the संघा कि अगर मैं एक बुद्धिस्ट संघा में पार्टिसिपेट करता हूँ, if I were a part of बुद्धिस्ट संघा, I would meditate for the most of the time. पूरे दिन मैं क्या करूँगा? मेडिटेशन करूँगा. I would go to cities and villages to beg for food. Cities पे जाऊँगा, villages पे जाऊँगा for the begging means भीख मांगने means beg activity करने. I would teach others and help other monks. मैं कोई अदर पर्सन है जो फॉलोअर्स है मेरे, उसको मैं टीच भी करूँगा और अदर मॉन्क से इसकी हेल्प भी करूँगा. I would conduct meetings and listen to all arguments and settle the disagreements peacefully. मैं मीटिंग कंडक्ट करूँगा, साथ में सभी की आर्ग्यूमेंट्स को भी लिसन करूँगा और इसका सॉल्यूशन भी हम काफ़ी पीसफुली निकालेंगे. So settle the disagreements peacefully. So this is the life of me in the Buddhist Sangha if I were a part of Buddhist Sangha. Then let's move to practice question 13.3. So why were monasteries built? Monasteries को क्यों built किया जाता था? So monasteries were built to provide more permanent shelters to Buddhist and Jain monks as they traveled from place to place throughout the year. Monasteries हमने देखा था ये build किया जाता है for the rest of the Buddhist and Jain monks because Buddhist and Jain monks usually traveled from place to place throughout the year, and for the rest they uh, settle in the monasteries. But sometimes these monasteries made permanent, like permanent shelters we can see in the monasteries. So monasteries were built to provide more permanent shelters to Buddhist and Jain monks. जो भी बुद्धिस्ट एंड जैन monks है पूरे ईयर में ट्रैवलिंग करते हैं प्लेस टू प्लेस, तो इसको सेटल करने के लिए, इसको रेस्ट करने के लिए मोनेस्टरीज का बिल्टअप किया जाता है. Then let's move to practice question 13.4. So was the system of ashrams fair to women and all the varnas? Write reasons to support your answer. Means ashrams की जो सिस्टम है, क्या ये वुमन और अदर वर्ण के लिए फेयर है? मीन्स इट इज suitable for the woman and other varnas member. So the system of ashrams was not fair to women because unlike men, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow ashrams chosen by their husbands. Means आश्रम सिस्टम में बात करें तो वुमन को फेयर इसके साथ कोई बात नहीं है. मीन्स हम बात करें कि वुमन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, उसको वेदा की स्टडी करने के लिए परमिशन नहीं मिलती. एंड दे हैड टू फॉलो आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड्स. जो भी हस्बैंड्स कहेगा उसको उसे फॉलो करना है. दिस सिस्टम वुड मेक वुमन डिपेंडेंट ऑन मैन एज दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी बट हैड टू फॉलो देयर हस्बैंड्स. इससे क्या होगा? वुमन मेक मोर डिपेंडेंट ऑन मैन बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी बट हैड टू फॉलो देयर हस्बैंड्स. इट वॉज नॉट फेयर टू ऑल द वर्नास बिकॉज शूद्रास एंड those considered untouchables were not allowed to study the Vedas or participate in the ashrams. And सभी वर्ण के लिए भी ये इक्वली ट्रीट नहीं होता. जैसे कि जो शूद्रस है इसको कंसिडर किया जाता है अनटचेबल्स एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास और पार्टिसिपेट इन द आश्रम्स. मीन्स जो आश्रम सिस्टम थी यहाँ पर काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था टुवर्ड्स वुमन एंड शूद्रास. Then let's move to practice question 14.1. On the timeline given below, mark the following events like birth of Gautam Buddha,
spread of Jainism by Mahavir, development of Upanishadic thought. So first हम बात करें कि ये कहाँ पर है, तो in this timeline we can see that in the 500 BCE. This is the perfect timeline for these three events: birth of Gautam Buddha, spread of Jainism by Mahavir, and development of Upanishadic thought. ये कंटेम्पररी है, मीन्स ये तीनों एक्टिविटी, तीनों इवेंट एक साथ हुई है. बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म बाय महावीर एंड डेवलपमेंट ऑफ उपनिषदिक थॉट. ये 500 BC के अराउंड हमें ये तीनों इवेंट देखने को मिलेगी. Then let's move to last practice question of this chapter. It is list by any one source of information about Buddhism, Jainism and Upanishadic thought each. हमें कोई भी एक सोर्सेस के बारे में बताना होगा बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड उपनिषद के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, विनय पिटक. दिस इज द बुद्धिस्ट बुक दैट lays down the rules to be followed in the Buddhist संघा. विनय पिटक क्या है? एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें जनरली संघ में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है. सेकंड, द रिटर्न टीचिंग्स ऑफ महावीर. अकॉर्डिंग टू दिस टीचिंग्स, followers of Jainism are expected to follow अहिंसा strictly. मीन्स महावीर ने जो भी टीचिंग्स बताई है, जो भी प्रीचिंग की है, इस सभी को एक बुक में लिखा गया है. एंड इससे हमें क्या पता चलता है कि जैनिज्म काफी स्ट्रिक्टली अहिंसा में, मीन्स नॉन वायलेंस में मानता था. थर्ड सोर्स, इट इज उपनिषद्स. अकॉर्डिंग टू द उपनिषद्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यास आर एक्सपेक्टेड टू लिव अकॉर्डिंग टू द आश्रम्स. उपनिषद में क्या लिखा है कि जो ब्राह्मण्स है, क्षत्रियस है, वैश्यस है, इसको आश्रम्स के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ को जीना होगा. लाइक 1 to 25 इट इज ब्रह्मचर्य, देन 26 to 50 वानप्रस्थ, देन ये सभी जो आश्रम्स है इसको हमें फॉलो करना है. उपनिषदिक लिटरेचर में ये सभी बारे में लिखा है. Then let's move to concept time 17. So comparing teachings of Buddhism, Jainism and Upanishads. So first of all, in the Buddhism teachings of Gautam Buddha, in Jainism teachings of Mahavir, and in Upanishads teachings of Brahmins and Rajas. Means Buddhism में गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग प्रीचिंग को बताया है. जैनिज्म में प्रीचिंग टीचिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है महावीर स्वामी की. एंड उपनिषद में टीचिंग होती है ब्राह्मण्स एंड राजास की. इन बुद्धिज्म दे बिलीव्स इन अ परमानेंट सोल दैट इज रीबॉर्न अंटिल वन अटेन्स एनलाइटमेंट. बुद्धिज्म किस में बिलीव करता है कि हम एक परमानेंट सोल है. अगर हमारी डेथ होती है तो हमारी सोल है, आत्मा है, इसकी डेथ कभी नहीं होती, ये रिबॉर्न करती है. इन जैनिज्म दे बिलीव्स इन द permanent soul that is reborn until one attains enlightenment. मीन्स जैनिज्म भी ये मानता है कि हमारी एक परमानेंट सोल है, मीन्स परमानेंट आत्मा है जिसकी डेथ नहीं होती कभी भी, बट कोई अदर बॉडी में रिबॉर्न होती है. एंड उपनिषद्स बिलीव्स इन अ परमानेंस ऑफ सोल दैट अल्टीमेटली यूनाइट्स विद द यूनिवर्सल सोल. उपनिषद में थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये सभी आत्मा में बिलीव करते हैं, सोल में बिलीव करते हैं, बट ये कहते हैं कि इट इज अल्टीमेटली यूनाइट्स विद द यूनिवर्सल सोल. मीन्स हमारी डेथ होगी तो हम एक यूनिवर्सल सोल के साथ मिल जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इन द बुद्धिज्म टीचेस द पाथ ऑफ मॉडरेशन एंड बीइंग काइंड टू ऑल लिविंग बीइंग्स. जनरली ये काफ़ी सॉफ्टली अपनी टीचिंग एक्टिविटी करते हैं. इतनी कोई हार्ड, इतना कोई स्ट्रक्चर नहीं है. मीन्स बुद्धिज्म को फॉलो करना है तो आपको जनरली बहुत कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो नहीं करने होंगे. इन जैनिज्म टीचेस अहिंसा टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स एंड सेलिबेसी. अगर आपको जैनिज्म फॉलो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नॉन वायलेंस अपनाना होगा. कोई भी लिविंग बीइंग को हमें मारना नहीं है. एंड हैज सेलिबेसी.
सेलिबेसी मीन्स ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य को भी आपको कंपल्सरी फॉलो करना होगा। एंड इन उपनिषद they teaches the path of living life according to four ashrams like brahmacharya, grihastha, वानप्रस्था एंड संन्यास। उपनिषद में मेनली आश्रम्स के बारे में लिखना है कि आपको ये आश्रम को फॉलो करना होगा। लाइक ब्रह्मचर्य में आपको सिंपल लाइफ स्पेंड करनी है, गृहस्थ में आपको हाउस होल्डर बन जाना है, वानप्रस्थ में आपको मेडिटेशन करना है और संन्यास में आपको अपनी लाइफ को ही छोड़ देना है। In Buddhism, talks of karma, the results of our actions affecting us in present and next lives. बुद्धिज्म में क्या किया है कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपकी एक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे, और ये आपकी नेक्स्ट लाइफ मीन्स आपकी डेथ के बाद भी इसकी अफेक्ट हो सकती है। बट इन जैनिज्म टॉक्स ऑफ कर्मा अफेक्टिंग अस इन अवर नेक्स्ट लाइफ। जैनिज्म भी इसमें बिलीव करता है कि जो भी एक्शन आप आज करोगे इसकी इफेक्ट आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी हो सकती है। देन उपनिषद्स बिलीव्स इन कर्मा एंड इट्स अफेक्ट ऑन अवर प्रेजेंट एंड नेक्स्ट लाइफ। मीन्स दिस इज द सिमिलैरिटी ऑफ उपनिषद, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये तीनों ऐसा मानते हैं कि अगर आप कोई एक्शन करते हो तो इसकी इफेक्ट प्रेजेंट लाइफ में तो होगी एंड नेक्स्ट लाइफ में भी इसकी इफेक्ट हो सकती है। जैनिज्म बुद्धिज्म की बात करें, टॉट इन प्राकृत, अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। बुद्धिज्म में जो टीचिंग है ये प्राकृत लैंग्वेज में दी जाती थी, काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल है बाय ऑर्डिनरी पीपल। जैनिज्म ऑल्सो टॉट इन प्राकृत, अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल, but Upanishads taught in Sanskrit, the language usually learnt and understood by the Brahmins. उपनिषद की लैंग्वेज संस्कृत होगी। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल के लिए समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा संस्कृत को कंपेयर टू प्राकृत। So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about two interesting points. First of all we have discussed about Jainism, then we have discussed about ashram system from the Upanishad. I hope you understood very well about all the points related to this lecture, and if you have any doubts regarding this lecture you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will start our chapter number 7. So have a nice day and thank you for watching this video.